डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया था और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन, जो टोटल वेव फंक्शन निकल के आया, वो कुछ ये आएगा कि साई इज इक्वल टू आर एन एल, यानी आर एन एल यहाँ पर क्या है, आर तो हो गया हमारा रेडियल फंक्शन, ठीक है, और एन क्या है, एन इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शन है उससे हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चलता है। और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया रेडियल फंक्शन, और ये हमारा कहलाता है एंगुलर फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम थीटा एल एम लिख रहे हैं। एम को हम मोड में लिख रहे हैं कि अगर एम की वैल्यू चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो हमें प्लस में ही लेनी है, ठीक। तो एम यहाँ पर क्या हो गया, एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमें हाइड्रोजन के वेव फंक्शन से तीन क्वांटम नंबर्स के बारे में मालूम पड़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक, यानी एन, एल और एम की वैल्यू पता चलती है, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम इस आर वाले को बोलते हैं रेडियल फंक्शन, और थीटा और फाई वाला जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर फंक्शन, और थीटा और फाई वाले फंक्शन को हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर टोटल वेव फंक्शन लिखा है। हमने लास्ट वीडियो में रेडियल फंक्शन भी देखा था, थीटा फंक्शन भी देखा और फाई फंक्शन भी देखा था, जिसमें से थीटा और फाई तो मैं क्योंकि रिजिड रोटर के केस में आपको समझा चुकी थी, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं समझाया था, सिर्फ सोल्यूशन बता दिया था उसका। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो रेडियल फंक्शन तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ठीक, जिसमें से ये वाला पोर्शन इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, फिर रो टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस रो बाय 2, और ये हमारा होता है एल जो है यहाँ पर, ये हो जाएगा लेग्यूरे पॉलिनोमियल। फिर ये जो सेकंड आ रहा है, सेकंड पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हमारा होता है थीटा वाला फंक्शन, यानी थीटा की जो भी हम लिखेंगे वैल्यूज वो सब यहाँ लिखी हुई है। और ये रो एल एम, ये जो चीज है, ये क्या चीज होती है, यहाँ पर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल बोलते हैं पी को। ये रो नहीं है, पी है, मैं कभी पी को रो और रो को पी बोल देती हूँ गलती से, ठीक है। तो ये पी है, पी माने लेजेंडरी पॉलिनोमियल। कैपिटल एल था हमारा लेग्यूरे पॉलिनोमियल, और कैपिटल पी है हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल। और फिर जो ये लास्ट में बचा, ये हमारा है फाई वाला फंक्शन, ठीक है। मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, फाई का जब मैंने सोल्यूशन था ना बेटा, एक चीज, हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दे रही हूँ। पिछली बार जब मैंने हाइड्रोजन वाला समझाया आपको, तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया था, ई आई टू द पावर एम फाइव। तो आप उस ए की जगह पर ना, ये जो हमारा था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2, 1/√2 पाई कर लीजिएगा उसको, ये होता है ये, ठीक है, इसका सोल्यूशन। और एक चीज और मैं लास्ट वीडियो में गड़बड़ कर गई थी, हाइड्रोजन एटम का जब मैंने थीटा वाला पोर्शन निकाला था ना, थीटा का जो थीटा इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था, मैं उसमें ये जो 1/2 है ना पावर, ये मैं लगाना भूल गई थी बेटा। तो आप इसको अपने आप से वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये दो करेक्शन है जो लास्ट वीडियो में आपको करने हैं। ये तो थीटा वाले में आपको पावर लगानी है, और जो फाई वाला मैंने आपको सोल्यूशन बताया था उसमें ए लिख दिया था, मतलब उससे कोई गलती नहीं होती, लेकिन ए कांस्टेंट क्योंकि हमने नॉर्मलाइज भी कर लिया था, तो वो √1/2 पाई आपको वहां पर लिख देना है। तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का, ठीक। तो ये इतना बड़ा इक्वेशन आ जाती है कई बार, और इस पर ना न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, स्पेशली कंपटीशन लेवल पे तो काफी सारे आते ही आते हैं, ठीक। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि आप वो सोल्यूशंस को, जैसे ना कई बार होता है कि आपको सिर्फ ना फंक्शन दिया होगा, फिर वहां से वो ये भी पूछ सकते हैं कि एम की या एल की या एन की वैल्यू बताइए। तो वो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम फाई वाला फंक्शन, यानी जो लास्ट टर्म लिखी हुई है ना, ये फाई वाले फंक्शन की, कि यहाँ पर आप इसको कैसे बता सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ना आपके सामने एक टेबल भी बना रखी है, कि देखो इस, ये तो बहुत सिंपल सा है, 1/√, आपको सिर्फ एम की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अगर एम की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा फंक्शन है 1/2 पाई का अंडर रूट, और ई टू द पावर आई एम फाइव। अब अगर m की वैल्यू में 0 कर दूं, तो ये पूरा 0 हो जाए, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0, इसका मतलब किसी की भी पावर 0 होती है, तो ये सब कुछ ना होकर 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब अंडर रूट 1/2 पाई। तो जब m की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा फाई m क्या निकल के आएगा, 1/√2 पाई। तो हो सकता है आपको सिर्फ फाई m की वैल्यू दे रखी हो,
ठीक। और आपसे पूछे कि यहाँ पर बताइए m की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ खुद देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म ही गायब हो गई है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है m की वैल्यू जीरो रही होगी, तभी वो e टू द पावर जीरो हो गया होगा, जिसको हमने 1 के इक्वल मान लिया। तो इसलिए 1/√2 पाई। अगर m की वैल्यू 1 है, तो देखो m की वैल्यू अगर 1 है तो आपने क्या करना है, e की पावर में क्या करेंगे i, फिर आप लिखेंगे +1 और 5, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो आई 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई 5 मिल जाएगा बस। ई टू दी पावर में तो वही चीज यहाँ लिख रखी है, 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल आई 5। इस एक्सपोनेंशियल आई 5 से डर मत जाना, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ई टू दी पावर में आई 5, बस। ठीक है, तो ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक, तो ये यहाँ से सिर्फ इतने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू यहाँ पर +1 है, अगर m की वैल्यू -1 हुई तो जाहिर सी बात है ये -i5 हो जाएगा, तो ये -i5 हुआ। m की वैल्यू अगर +2 हुई तो ये बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर 2i5 हो जाएगा, और m की वैल्यू -2 हुई तो -2i5। तो ये तो सबसे सिंपल होता है 5 वाला, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको सिर्फ देख कर बता सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो भी आपके सामने आंसर आ ही जाएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा 5 वाला फंक्शन। अब हम बात करेंगे अपने रेडियल फंक्शन की, यानी कि आर एन एल। तो ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, डिटरमिन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन आर फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। तो अगर n की वैल्यू 1 दे रखी हो और l की वैल्यू 0 दे रखी हो, तब आप कैसे निकालेंगे। देखो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि n और l की वैल्यू गिवन होगी, या फिर और कैसे आ सकता है, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो मैं 1 लिखूंगी, और l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, कौन से ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए। तो हम इसी तरह से तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको ये 2s लिखा हुआ है, तो 2s का क्या मतलब हो गया कि n की वैल्यू तो 2 हो गई और l की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि हम क्या करते हैं s p d f। ठीक है, और l की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 है, तो सब आपको पता ही होगा। तो हो सकता है वो ऑर्बिटल के केस में पूछ ले कि डिटरमिन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन आर फॉर 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो या तो n और l की वैल्यू गिवन होगी, या ऑर्बिटल अगर लिखा हुआ होगा तो आप खुद से भी n और l की वैल्यू वहां पर लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो आपने क्या करना है, क्योंकि वो आर फंक्शन को पूछ रहे हैं, तो सिर्फ रेडियल फंक्शन वाला आप फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये रेडियल फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ n और l की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो हमने आर एन एल लिखा हुआ है, तो एन एल, या इसका मतलब R1 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 लिख दी और l की वैल्यू 0 लिख दी। फिर क्या है, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2z अपॉन एन ए 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1 रखनी है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दी। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से n है तो आपने 1 लिखा, फिर माइनस l है तो आप -0 लिखेंगे, फिर -1 का फैक्टोरियल, तो ये तो है ही। फिर नीचे 2n लिखा हुआ है तो आप 2 इंटू 1 लिख देंगे, फिर n प्लस l है यानी कि 1 प्लस 0 है। सिर्फ आप n और l की वैल्यू रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, और बाकी मैंने एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, अभी हम रखेंगे इसमें भी वैल्यूज, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इसका जो ये था ना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2z अपॉन 1a0 का मतलब क्या हुआ, 2z अपॉन a0 का क्यूब। ठीक, अब जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा, 0। और ये 0 का फैक्टोरियल है, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, फिर नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही आएगा, और 1 की क्यूब भी 1 आएगी। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, क्यूब लिखी हुई है। फिर 2 इंटू 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, और पावर में बाहर 1/2 लिखा हुआ है। बस मैंने इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक, अब रो टू द पावर यहाँ पर l लिखा हुआ था, तो l की वैल्यू तो 0 है, तो रो टू द पावर 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, e टू द पावर रो को बाय 2 को ऐसे ही लिखा, और ये हमारा क्या था, लेग्यूरे पॉलिनोमियल, उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये लेग्यूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस लेग्यूरे पॉलिनोमियल की इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बस आपने इसमें क्या करना है, एल की वैल्यू रखते चले जाना है। तो जब 2l प्लस 1 में l की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा, खाली 1 बचेगा। n प्लस l 1 प्लस 0 यानी ये भी 1 बचेगा, तो ये तो l 1 1 हो जाएगा।
और ऐसे ही आप यहाँ करेंगे डी टू दी पावर में 2l+1 लिखा हुआ है, तो ये D1 हो जाएगा और ये D1 हो जाएगा। और इसका फिर आपने यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करना है, L n+l का। ये भी हमारा लेग्यूरे पॉलिनोमियल होता है। अब इसको L11 को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो बस इस फॉर्मूले में आप n+l की वैल्यू रखेंगे, तो n+l यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसलिए L1 हो गया। फिर e टू दी पावर रो एज इट इज लिखा यहाँ पर, और d टू दी पावर में n+l लिखा हुआ है, तो इसलिए 1 हो जाएगा ये, और d रो यानी कि डिफरेंशिएशन करना है आपको इसका, इस वाले फंक्शन का। तो रो की पावर में n+l है यानी कि 1+0 यानी कि 1, रो की पावर 1 है तो आप खाली रो भी लिख सकते हैं उसको, और e टू दी पावर माइनस रो तो लिखा हुआ है, यानी आपको अब डिफरेंशिएशन करना है इस वाले टर्म का। और इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप प्रोडक्ट रूल से। तो इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल देखो, ये हमारा फॉर्मूला मान लीजिए d/dx की टर्म में मैं अगर लिखूं, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है u और d/dx v प्लस v और d/dx u, यानी हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले, सपोज मैं इस रो को u मान लेती हूँ और ई टू दी पावर माइनस रो को v मान लेती हूँ। तो u को हमने एज इट इज रखा, यानी कि रो को तो हमने यहाँ एज इट इज रख लिया। अब ई टू दी पावर माइनस रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखो इसको अगर मैं रो को मैं यहाँ x मान के चलूं, तो d/dx और e टू दी पावर माइनस x कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये टर्म एक बार e टू दी पावर माइनस x तो एज इट इज ही लिख देंगे, और एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d/dx और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, तो -1 लिख लीजिए, या खाली आप माइनस साइन लगा -1 लिख दीजिए तो भी एक ही बात है, और ये 1 हटा देंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी, ई टू दी पावर माइनस रो लिख दिया, और माइनस साइन को हमने यहाँ पहले लगा दिया। ये रो तो हमारा एज इट इज ही लिखा हुआ था, तो हमने u को एज इट इज लिखा और v का हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, v को हम एज इट इज लिख दे रहे हैं और u का डिफरेंशिएशन, यानी कि e टू दी पावर माइनस रो को एज इट इज लिख रहे हैं और रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो रो का डिफरेंशिएशन रो के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब d/dx x कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होता है 1, ठीक। तो चाहे आप 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, तो ये e टू दी पावर माइनस रो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये e टू दी पावर रो को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ सब, देखो e टू दी पावर रो को जब आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी e टू दी पावर रो हो जाएगा। अब e टू दी पावर रो और e टू दी पावर माइनस रो, इसका क्या आंसर आएगा, e टू दी पावर 0, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो प्लस रो माइनस रो इज इक्वल टू 0, तो e टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सिर्फ 1 आएगा, यानी कि माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस पी ही रहे, पी कह रही हूं मैं फिर इसे, माइनस रो ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी e टू दी पावर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर जो है आपका 1 आएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस रो प्लस 1, ठीक। अब ये वाली वैल्यू L1 की ये वैल्यू है ये आपको यहाँ रख देनी, ठीक। तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी हमने ये इसको ऐसे लिख दिया। अब माइनस रो प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही समझ लेते हैं इसको, d/dx और हमें डिफरेंशिएशन करना है माइनस एक्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और फिर आपको 1 का डिफरेंशिएशन करना होगा, और 1 का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, 0 होगा इसका आंसर, तो इसलिए आपका आंसर आ गया -1। तो जब ये आंसर -1 आ गया, तो बस ये किसका आंसर आया, ये आया है इसका आंसर। तो आप इसकी जगह यहाँ इसको हटाइए, इसकी जगह आप -1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 इंटू -1 भी -1 ही रहेगा, और ये -1 जब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ से ये सब कुछ आप हटा दीजिए, आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करने का मैं इसको पहले लिख ले रही हूँ, 2z/a0, और इस पूरे का क्यूब है, और फिर 1/2 है, और इस पूरे का 1/2 है, ठीक। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इस 2 का क्यूब कर दे रही हूँ, तो जब इस 2 का क्यूब ही तो रखा है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, z/a0 इसका क्यूब किया और 8/2 कर दिया, यानी उस क्यूब करके मैं उस 8 को मैंने यहां बाहर लिख दिया, ठीक है।
और इस पूरे का है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इस 4 का देखो 1/2 का क्या मतलब होता है, किसी की भी पावर, यानी कि 4 की पावर में अगर मैं 1/2 लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं इसको √4 लिख सकती हूँ। √4 क्या होगा, आंसर आएगा 2। ठीक, तो बस इसका आंसर जो है, ये तो सब खत्म हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर आएगा 2। तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचेगा, z/a⁴, सॉरी z/a0, और उसकी पावर में 3 और उसकी भी पावर 1/2, तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3 यहां से आ जाएगा और 1/2 तो है ही, इज इक्वल टू 3/2, तो z/a0 का 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या चीज बची है हमारे पास, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बचा e⁻−ρ2, और रो की वैल्यू भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, 2z/na0 होती है और बाहर r होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखी हुई है, तो 2za0r। e⁻ में क्या लिखेंगे हम, -2z/a0, ये r हो जाएगा। और क्योंकि रो, ये तो हमने माइनस रो की वैल्यू लिखी है, -ρ/2 है, तो नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -zr/a0। तो ये जो है, इस तरह से आप n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो जो ये रेडियल फंक्शन निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ये। ठीक, तो इस तरह से आपके पास कोई भी n की वैल्यू, l की वैल्यू दे रखी हो, आपको सिर्फ रेडियल फंक्शन में सबसे पहले आपको लेग्यूरे पॉलिनोमियल को निकालना होगा। लेग्यूरे पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको ln+l निकालना पड़ेगा, ये भी लेग्यूरे पॉलिनोमियल है। जब अब ये सब निकल जाएगा तो आप यहाँ पुट कर दीजिए उसको, फिर आपका इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाला सॉल्व कर लीजिए, e⁻−ρ/2, रो की वैल्यू ये याद रख लीजिए। तो आपको ये सब वैल्यूज याद, मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये सब भी याद होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो फंक्शंस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो कुछ रेडियल फंक्शंस मैंने यहाँ पर देखे दिखा रखे हैं। देखो इसमें क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0, यही वाली वैल्यू तो आई। तो ये exp वही एक्सपोनेंशियल e की पावर में -zr/a0 लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब ऐसे ही अगर ये सारी वैल्यूज है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0, तो rn ये निकल के आएगा। ये सब ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां से हो सकता है आपके पास सॉल्व करने को ना आए, ऑलरेडी कोई फंक्शन लिखा हुआ आ जाए। जब फंक्शन लिखा हुआ आएगा रेडियल फंक्शन, और रेडियल फंक्शन में लिख के पूछेंगे वो आपको कि n और l की वैल्यू बताइए, तो देखो n की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है। n की वैल्यू किससे निकलती है, इस वाली टर्म से, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से निकलती है n की वैल्यू। और कौन सी एक्सपोनेंशियल, देखो जो हमारा ये है ना हाइड्रोजन का वेव फंक्शन, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म एक तो हमारी ये वाली भी है और ये लास्ट वाली भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें फाई वाला फंक्शन है उसमें तो हमेशा m की वैल्यू निकलती है, उसमें फाई जरूर लिखा हुआ होगा, आई फाई जरूर होगा, तो वो तो हमारी m की वैल्यू देगा। और खाली एक्सपोनेंशियल टर्म इस तरह से आ जाए आंसर, ये zr/, ये इस वाले उसमें आ जाए ना, zr/2a0, मतलब zr/a0 की टर्म में, अगर zr/a0 हो, तब वहां पर जो भी a0 के आगे लिखा हुआ होगा, a0 से पहले जो लिखा हुआ होगा, बस वो आपके n की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि हमारे रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू है 2z/na0, तो यहाँ पर n की वैल्यू छुपी हुई होती है। तो ये ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल टर्म से आपको n की वैल्यू पता चलेगी, और वो कहाँ से मालूम पड़ेगी, a0 से पहले कुछ भी लिखा हुआ हो। देखो यहाँ पर a0 से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, तो n की वैल्यू 1। यहाँ पर a0 से पहले 2 लिखा है, इसलिए n की वैल्यू 2। यहाँ पर भी a0 से पहले 2 है, तो n की वैल्यू 2 ही है। यहाँ पर a0 से पहले 3 है, तो इसलिए n की वैल्यू 3। बाकी सब में भी a0 से पहले 3 है, a0 से पहले 3 है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 है। तो ये तो थी n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब आती है l की वैल्यू। l की वैल्यू निकलती है प्री एक्सपोनेंशियल टर्म से, और प्री एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब है एक्सपोनेंशियल टर्म से ठीक पहले वाली टर्म, वहां से हमें l की वैल्यू मालूम पड़ती है। तो यहां पर इससे मालूम पड़ेगी, यहां पर इससे मालूम पड़ेगी, जितने भी मैं राउंड बनाती जा रही हूँ। ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म होती है एक्सपोनेंशियल से पहले वाली टर्म, यहाँ पर इससे और यहाँ पर। अब कैसे मालूम पड़ेगी, बस हमें वही देखना है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, l की वैल्यू है 0। l की वैल्यू कैसे मालूम पड़ती है, हमें जो भी मैंने आपको राउंड ये गोले गोले बनाए ना, वहां पर आपको सिर्फ r की पावर देखनी है। r दे रखा ना, सब में r r r लिखा हुआ है। r की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, ये ध्यान रखिएगा, r की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, बस वही आपके l की वैल्यू होगी।
ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो आर दे ही नहीं रखा। अगर यहाँ पर आर नहीं दे रखा तो आप क्या कर सकते हैं, आर की पावर जीरो भी तो लिख सकते हैं। इस वाले यहाँ पर अगर मैं इसमें आर की पावर जीरो लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा पूरे फंक्शन पर। आर की पावर जीरो का मतलब वन ही हो गया। तो आर की पावर जीरो भी लिख सकते हैं और आप खाली वन भी लिख सकते हैं। जैसे ही आर की पावर जीरो लिखी इसका मतलब एल की पावर जीरो, एल की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पर जीरो हो गया, एल इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ आ जाइए, तो आपने क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर तो टू माइनस जेड आर अपॉन, तो यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि भाई आर, यहाँ जेड आर लिख रखा है और आर के पावर में तो कुछ नहीं लिखा है। जब पावर में कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब आर की पावर वन है, तो आप यहाँ पर एल इज इक्वल टू वन लिख के आ सकते हैं। लेकिन हमें देखनी है स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। अब कैसे मालूम पड़ेगी, देखो आपने क्या करना है, जो भी आपको ये फंक्शन दिया हुआ है ना, जो भी ये प्री एक्सपोनेंशियल टर्म है, बस इसको आप ना आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो टू है, जब मैं इसको आर नॉट से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये टू आर नॉट हो जाएगा, फिर माइनस, फिर जेड आर वन, और मैं इसको भी आर नॉट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए जीरो, ठीक है। अब हमें इसमें ढूंढनी है स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये आर नॉट आ रखी है, ठीक है। और अब इस यहां से देख लीजिए, यहां से क्या होगा, यहां से आर नॉट और आर वन, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आर वन आएगा। तो आपके पास दो पावर निकल के आ गई, एक तो आर वन निकल के आया और एक आर की पावर जीरो। तो जो स्मॉलेस्ट पावर थी वही हमें ढूंढनी थी, वही हमें एल की वैल्यू बताती है, तो इसलिए एल की वैल्यू हो गई जीरो। अब आप यहाँ आ जाइए, ये है जेड आर अपॉन ए नॉट, तो जेड वेड से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आर देखना है। तो आर की वैल्यू वन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आर नॉट से, आंसर क्या आएगा, आर नॉट। तो जो आपका आंसर आए मल्टीप्लाई करके बस वही आपको लिखना है, क्योंकि और तो कोई पावर नहीं देखनी। ऐसा नहीं देखना है कि ये मल्टीप्लीकेशन में आर नॉट, ये आर नॉट तो हमने अपने आप ही लगाया है ना, तो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आपका आंसर होगा, और वो भी स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर आर वन, तो आर वन निकल के आ रहा है, इसलिए एल इज इक्वल टू वन। अब फिर से यहाँ पर आ जाइए, फिर आप इसको आर नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आर नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी आर नॉट हो जाएगा और यहाँ पर भी आर नॉट हो जाएगा, ठीक। तो यहां से तो आर नॉट निकल के आएगी, मतलब आर की पावर नॉट जीरो, ठीक है। ये आर की पावर वन और आर की पावर जीरो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर यहां से वन निकल के आएगी, फिर आर की पावर जीरो और आर की पावर टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर टू निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन तीनों में से बस स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, जीरो, तो इसलिए एल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे फिर से आपको आर नॉट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आपने ये देखा आर की पावर वन है और आर नॉट, इसका आंसर क्या आएगा, आर वन, ठीक है। फिर यहाँ पर आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर आर नॉट, तो आंसर हो जाएगा आर टू। ये तो आपको पता ही होगा ना कि मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं और बेस अगर सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पावर निकल के, आर की पावर वन और आर की पावर टू, तो जब स्मॉलेस्ट पावर कौन सी थी, आर की पावर वन, इसलिए एल का आंसर वन निकला। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आर की पावर नॉट मल्टीप्लाई बाय आर की पावर टू इज इक्वल टू आंसर आया आर की पावर टू, तो इसलिए यहाँ पर ए की पावर आई है, तो इसलिए एल इज इक्वल टू। इस तरह से आप एल की वैल्यू तो बहुत इजी होती है, एल के लिए बस आपको आर की पावर देखनी है, वो भी स्मॉलेस्ट पावर, तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, और एक फॉर्मूला जो हमारा, अब क्या बचा है हमारा, ये थीटा फंक्शन बचा है। फाई देख लिया हमने, आर एन एल देख लिया, अब हमारी थीटा फंक्शन देख लेते हैं। तो थीटा फंक्शन के लिए अगर हम कैसे निकालेंगे, तो थीटा फंक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है एल इज इक्वल टू टू और m इज इक्वल टू जीरो। तो बस हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तो है, हमने अपना फॉर्मूला रखा और सिर्फ l और m की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा l की वैल्यू टू रख दी और m की वैल्यू जीरो रख दी, तो थीटा टू जीरो हो गया। फिर टू एल प्लस वन है, तो l की वैल्यू टू है तो टू इंटू टू हो जाएगा, फिर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और l माइनस, l कितना है हमारा टू और m कितना है जीरो, तो टू माइनस जीरो तो टू ही रहेगा, तो इसलिए मैंने टू का फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे टू लिखा। और l प्लस m, तो टू प्लस जीरो, तो टू प्लस जीरो भी टू का फैक्टोरियल। तो ये बस ऐसा कर दिया है कि ये जो टू का फैक्टोरियल है, बस मैंने इसको टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल
मतलब ये जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन आएगी जिसमें से 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या बचेगा, p में नीचे की साइड 2 लिखेंगे क्योंकि l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू है हमारी 0। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू यानी जो हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू निकालेंगे। और लेजेंडरी पॉलिनोमियल की वैल्यू के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था जब हमने रिजिड ऑर्डर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पर था 1 माइनस जाई स्क्वायर एम मोड में माइनस डिवाइडेड बाय 2 डीएम और डी जाई, ये सब कुछ था। ठीक, अब बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो पी एल एम लिखा हुआ है तो पी टू जीरो कर देंगे इज इक्वल टू 1 माइनस जाई स्क्वायर, उसकी पावर में m बाय 2 है तो 0/2 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, d बाय डी जाई, इनकी पावर में m लिखा हुआ है तो d 0, तो ये सब कुछ तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा खाली p2, तो p2 नॉट का आंसर हो जाएगा p2। ठीक है, अब इस p2 की भी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, P2 जो हमारे पास यानी कि P नॉट की, ये भी हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल था, इसकी ये भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो हम ये इससे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये, इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 2 टू दी पावर l है तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, फिर l का फैक्टोरियल तो इसलिए 2 का फैक्टोरियल, d की पावर में l है और d जाई की पावर में तो d स्क्वायर हो गया और d जाई स्क्वायर, और फिर हमारा जाई स्क्वायर माइनस 1 तो है ही, और इसकी पावर में l है तो l की वैल्यू 2 है, यानी कि हमें इस वाले फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी कि हम जो करने जा रहे हैं, अब मैं जाई को x मान के चल ले रही हूँ। ठीक है, x से थोड़ा इजी रहता है, d बाय डी एक्स कर लेते हैं और अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को हम a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से खोल लेते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x4 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 तो लिख दूंगी, a क्या है एक्स स्क्वायर और b तो हमारा 1 ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसका हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, d बाय डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस d बाय डी एक्स 1 माइनस डी बाय डी एक्स 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन हम किस वाले फॉर्मूला से करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है ना d बाय डी एक्स एक्स की पावर में अगर n, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, ये n x और n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा, ये 2 जो है पहले आ जाएगा, तो 2 एक 2 पहले से ही है तो 4 और x आ जाएगा। तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, 4x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब x को जाई समझ लीजिए, तो देखो 4x था तो 4 जाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर तो जाई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, हमारे पास ये था, हम इसको वापस से इसको इसी में चेंज कर लेंगे, यानी कि 4x को अंदर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x क्यूब माइनस 4x। तो अब अगर हमारा डिफरेंशिएशन आएगा, एक बार मैं जरा इसे रब कर देती हूँ, देखो अब हमें क्या करना है, d बाय डी एक्स और 4x क्यूब माइनस 4x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स 4x क्यूब माइनस d बाय डी एक्स और 4x। ठीक है, तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 3 जा 12, x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर हमेशा एक कम, डिफरेंशिएशन में पावर हमेशा एक कम हो जाती है, माइनस d बाय डी एक्स, और ये 4 तो ऐसे रहेगा, d बाय डी एक्स x तो 1 आंसर आएगा, तो 12x माइनस 4 आ जाएगा, यानी x को हमने जाई माना है तो 12 जाई स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इसको सॉल्व किया, और ये 1/8 कैसे है, 2 2 जा 4 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 1/8 इसको सॉल्व करके आ गया। ठीक, इसको अब हम ऐसे 1/8 को अगर हम अंदर ले जा रहे हैं तो 1/8 क्या हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, यहाँ पर 4/8 हो जाएगा, तो 4/8 को तो 4 1 जा 8, वो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये तो 1/2 हो गया, और ये क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 3/2 जाई स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अपने P2 की। ठीक है, और P2 नॉट को हमने फिर बस यहाँ पर उठा के
रख दिया है। ये जो 3/2 है, अब इस वाली वैल्यू को ही हमें यहाँ पर पुट करना है। कहाँ पर? यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये पुट करेंगे तो आपके पास, अब हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। तो ये तो मैंने 5/2 लिखा, और मैंने आपको बताया था ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर में 1/2 है, तो ये मैंने पावर में 1/2 लिखा। और आगे हमने अपने लेजेंडरी पॉलिनोमियल की जो आंसर निकाला था वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा है, 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 2 से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये हमने कर दिया। यहाँ पर इस वाले केस में हमने क्या किया, 1/2 को कॉमन ले लिया, तो 1/2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 जाई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 हो गया, और अंडर रूट 2 2 जा 4, अंडर रूट 4 का आंसर क्या निकलेगा, 2। वो जो बाहर, उस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 आ गया। और हमारा क्या बचेगा, 3 जाई स्क्वायर माइनस 1, और जाई मैंने आपको बताया था रिजिड रोटर के केस में हम कॉस थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका थीटा 20 का आंसर निकला। थीटा 20 से मतलब एल इज इक्वल टू 2 और एम इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एल और एम की वैल्यू होगी तो आप आराम से जो है वहां पर आंसर कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे करना भूल गई, ये एल की वैल्यू, ये जे और एम मैंने वहां से लिखा हुआ है, रिजिड रोटर में एल की जगह जे होता है, तो बस ये मैंने वहां से कॉपी किया था, इसलिए वहां पे भी एक ही बात है, आप एल लिख लो चाहे जे लिख लो, जे लिखेंगे तो रिजिड रोटर का केस हो जाएगा, एल लिखेंगे तो हाइड्रोजन एटम का केस हो जाएगा, तो यहाँ पर एल लिख लीजिए बस। ठीक, तो यहाँ पर ये सब सॉल्व कर रखे हैं, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा, तो ये आएगा एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0, तो ये आंसर आएगा। तो देखो मैंने क्या निकाला था, एल इज इक्वल टू 2 और एम इज इक्वल टू 0, तो ये लिखा मैंने अंडर रूट 10/4 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही निकल के आया। ठीक, तो यहां से आपके पास ये काफी सारे जो वैल्यूज मैंने निकाली है वो आप यहाँ पर अपने आप से कोई एक दो करके देखेगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि थीटा की वैल्यू दे रखी हो, थीटा एल एम की वैल्यू आपको दे रखी है, तो वहां से अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है, देखो एम की वैल्यू तो हम 5 फंक्शन से निकाल ही लेंगे, एल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप यहाँ पर, एक तो हमने निकाली रेडियल फंक्शन में, तो रेडियल फंक्शन में तो बता दिया था मैंने आर की वैल्यू से, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म में आपने आर की मिनिमम वैल्यू देख लेनी है। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, एल की वैल्यू के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर देखनी है, और वो भी मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है कॉस थीटा, इसकी पावर क्या है 1, तो इसलिए एल की वैल्यू यहाँ पर 1। साइन थीटा, इसकी पावर भी 1 है, इसलिए एल की वैल्यू 1। यहाँ पर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस की पावर में 2 है, तो इसलिए एल की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन की भी पावर 1 है और कॉस की भी पावर 1 है, दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गई। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसलिए 2 है, तो इसलिए एल की वैल्यू। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको देखनी, अगर बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं तो सबको आपने क्या करना है, जैसे अगर कुछ भी साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस करके कुछ लिखा हुआ है, फिर प्लस करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप पहले इसको देख लीजिएगा, फिर इतने पोर्शन को देख लीजिए, फिर इतने पोर्शन को देखा, जो भी मतलब प्लस प्लस से डिफरेंस आ रहे हैं ना अलग अलग, उन सबको देखो और उसमें देखो किसकी मैक्सिमम पावर आ रही है, जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपके एल की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम ये अपना थीटा वाला फंक्शन भी देख सकते हैं, तो रेडियल फंक्शन, थीटा फंक्शन और अपना फाई वाला फंक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो बता दिया है। खाली फंक्शन दे रखा होगा एम एन एल की वैल्यू, तो हमारे हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में मालूम पड़ता है, एन एल और एम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बस ये कुछ न्यूमेरिकल थे मैं डिस्कस करना चाह रही थी। तो आज आपकी ये यूनिट फर्स्ट जो है वो खत्म होती है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।